आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के कंप्लीट कंसेप्ट को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। आज से आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक को देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अम्ल और क्षारक को देख लेते हैं कि अम्ल और क्षारक क्या है। फिर आगे हम लोग कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, अम्ल को इंग्लिश से हम लोग एसिड कहते हैं और क्षारक को इंग्लिश से हम लोग बेस कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग अम्ल और क्षारक को स्वाद के आधार पर, लिटमस पत्र के आधार पर, पीएच मान के आधार पर और अर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्ल कि अम्ल क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। मतलब जो अम्ल होता है ना, अम्ल को अगर आप खाएंगे तो उसका स्वाद आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टमाटर है, इमली है, तो आप टमाटर और इमली खाए होंगे तो आपको स्वाद कैसा लगा होगा? खट्टा लगा होगा। मतलब ये जो इमली है, ये जो टमाटर है, ये हमारा क्या है? अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्या करता है? देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो हमारा लिटमस पत्र होता है ना, लिटमस पत्र मतलब एक कागज टाइप का होता है, ठीक है। तो जो नीला रंग का अगर हम लोग लिटमस पत्र लेंगे, ठीक है, तो वह अम्ल क्या करता है? उस नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर है? वही चीज लिखा हुआ कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह आपका लिटमस पत्र के आधार पर हो गया। फिर आगे बात करें तो अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगर हम लोग लाल लिटमस पत्र लेंगे तो अम्ल उस पर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब कोई चेंजिंग उसमें नहीं आएगा। फिर आगे क्या है? देखिए, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। बात समझ में आया? अम्ल को जैसे ही हम लोग जल में डालेंगे तो जल में घुलकर ये क्या करेगा? H+ आयन देगा। अभी मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से H+ आयन निकलता है। फिर क्या है अगला पॉइंट? ये पीएच मान के आधार पर देख लीजिए कि अम्ल का पीएच मान 0 से 6 होता है। एक्चुअल में अगर हम लोग कहेंगे तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, 7 से कम होता है। ये 0 से 6 होने का मतलब क्या है? 7 से कम। तो अम्ल का जो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर क्षारक का बात करें, क्षारक, तो क्षारक का जो स्वाद होता है कैसा होता है? तो कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आप कभी भी बेकिंग सोडा या फिर जो आपके घर में खाने का सोडा आप खा के देखिएगा, अजीब टाइप का लगेगा, मतलब कड़वा टाइप का लगेगा। ये जो साबुन है, कभी आप साबुन को खा के देखिए, ये भी आपको कड़वा टाइप का लगेगा। तो ये सब जो है क्या है? हमारे क्षारक है। फिर आगे क्या है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया अम्ल में कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसी प्रकार से क्षारक क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे क्या है? क्षारक नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जिस प्रकार से अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, उसी प्रकार से क्षारक नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, मतलब कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा। और यहां पर देखिए आगे क्या है कि क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है, ठीक है। जिस प्रकार से अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसी प्रकार से क्षारक क्या करता है? OH- आयन देता है। क्षारक का पीएच मान 8 से 14 होता है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार से अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप 7 तो बताए नहीं कि 7 पीएच मान किसका होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर बाद कि जो 7 होता है ना पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और देखिए, वैसा क्षारक जो जल में क्या होता है? घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे ये जो आपका स्वाद के आधार पर जो है अम्ल आपका क्या होता है? खट्टा होता है। यहाँ पर क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है। तो ये जो स्वाद के आधार पर है, इस आधार पर हम लोग हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु, जो भी मतलब पदार्थ रहेगा, खाद्य पदार्थ जो रहेगा, हम लोग नहीं बता सकते हैं कि अम्ल है या फिर क्षारक है। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग हर एक चीज को तो खाएंगे नहीं। मान के चलिए कोई चीज में जहर है, जहर टाइप का कोई चीज है, हमको पता नहीं कि उसमें जहर है, अगर खाएंगे तो हम मर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्वाद के आधार पर बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग स्वाद के आधार पर देखेंगे, लिटमस पत्र के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर अर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर देखेंगे, पीएच मान के आधार पर देखेंगे। तो इतना तरीका है, केवल हम लोग स्वाद के आधार पर ही नहीं बोल सकते हैं। कोई नया चीज है, कोई जो चीज आप कभी जिंदगी में नहीं खाए हैं और अगर उस चीज को खाने जाते हैं, मान के चलिए कि उस चीज में कुछ आपका, मान के चलिए जहर ही अगर आपका रहता है तो आप मर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग स्वाद के आधार पर नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पर इतना तरीका है, इतने तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन वाला आपका अम्ल है, कौन वाला आपका क्षारक है। और यहां पर एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे अक्सर भूल जाएंगे, देखिए यहां पर एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक। यहां पर आप बात को समझ लीजिए। देखिए, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और क्षारक क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। मतलब कभी कभी भूल जाएंगे कि कौन नीले को लाल करता है और कौन लाल को नीला करता है, इस चीज को आप भूल सकते हैं। तो यहां पर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, अम्ल में क्या होता है? देखिए लास्ट में क्या है? लॉ है।
लास्ट में क्या है, लौ है ना। तो देखिए लौ से आपका क्या होता है सर, लाल होता है। लौ से आपका क्या होता है, लाल होता है। अम्ल के लास्ट में क्या लौ है, और लौ से आपका क्या होता है, लाल होता है। तो लाल, लाल बनेगा मतलब क्या बनेगा आपका, लाल बनेगा। तो लाल कब बनता है, नीले से आपका लाल बनेगा। नीले से ही तो आपका लाल बनेगा, मतलब नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। मतलब अम्ल जो होता है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब ये जो अम्ल में लौ है तो लौ से आपका लाल। क्लियर है, बात समझ में आया। इस प्रकार से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। और जैसे अम्ल में क्या लौ है, लौ से लाल, तो लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, अम्ल, क्षारक और क्षार। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आर्हेनियस के आधार पर अम्ल एवं क्षारक। देखिए आर्हेनियस को इस प्रकार से भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पर यहाँ पर एक हलंत दिया जाता है रॉ में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत पर हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। तो देखिए अम्ल, पहले बात कर लें अम्ल के बारे में। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करेगा, जल में घुलकर H+ आयन देगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर आपका HCl है, ये जल में घुलेगा, ये जो H है यहाँ से H+ बनेगा, और ये जो Cl है यहाँ से Cl- बनेगा। उसी प्रकार से HNO3 है, जब इसमें हम लोग किसको क्या करेंगे, जल में डालेंगे, या जल में घुलकर ये क्या करेगा, H+ आयन देगा और NO3- आयन देगा। तो यहाँ पर भी आपका H+ है, यहाँ पर भी आपका H+ है। इससे आपको पता चल जाता है ये दोनों का दोनों हमारे क्या है, अम्ल है। क्लियर है। यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपका HCl है ना, यहाँ पर जैसे हमने जल लिखा है, कहीं कहीं पर आप यहाँ पर H2O भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, H2O। तो यहाँ से आपका H+ और यहाँ से आपका Cl- बनेगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप AQ अगर कर देंगे, A और Q, ठीक है, ये आपका A है और ये आपका Q है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं H+ और Cl-। तो लिखने का ये सब तरीका होता है। उसी प्रकार से अगर क्षारक का बात करें तो क्षारक क्या होता है, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। जैसे आप देख लीजिए KOH है, तो ये जल में घुलेगा K+ और इधर से OH- बनेगा। इधर से जो NaOH है, यहाँ से देखिए Na+ और OH- बना। तो इस प्रकार से होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अम्ल जो है वह जल में घुलकर H+ आयन देता है, और जो क्षारक है वह जल में घुलकर OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो अम्ल से हमारा, जैसे कि अभी HCl का ही बात कर लें, तो HCl से हमारा क्या निकला, जब इस जल में हम लोग इसको मिला देते हैं तो यहाँ से हमारा H+ और Cl- निकलता है। तो यहाँ पर ये जो H+ आयन है ना, ये जो H+ आयन है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। ये क्या करता है, ये जो H+ आयन है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर क्या बना देता है, तो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर बात, वही चीज लिखा गया है कि अम्ल से निकला हुआ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, इसलिए जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। आगे देखिए, हमने तो अम्ल और क्षारक के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं लवण कि लवण किसको बोलते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में, जब हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे, एक्चुअल में पार्ट 1 मतलब जो चैप्टर नंबर 1 था आपका, क्या नाम था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वहां पर मैंने आपको एक अभिक्रिया पढ़ाया था जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब एक्चुअल में कहने का मतलब, जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो जल तो बनेगा, लेकिन जल के साथ और एक नया पदार्थ बनता है, और इसी नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। वही चीज लिखा गया है कि जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो इन अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ एक अन्य पदार्थ भी बनता है, उसे लवण कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे HCl हमारा क्या है, HCl क्या है, HCl। तो यहाँ से हमारा H+ और Cl- आयन बनेगा, यहाँ पर हमको AQ में रखना पड़ेगा यानी जल में, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग NaOH को AQ में मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na+ और OH- आयन बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक हमारा NaCl बन रहा है, एक हमारा H2O बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये तो H+ और Cl- ये तो अपने बिरादरी का है, मतलब ये HCl का है, ये Na+ OH- ये आपका NaOH का है। और आप एक चीज समझ सकते हैं, देखिए कभी भी जो शादी होता है ना, कभी भी लड़का लड़का में शादी नहीं होता है और लड़की लड़की में भी शादी नहीं होता है। मतलब एक लड़का होना चाहिए तो एक लड़की होना चाहिए, और अपने परिवार में भी कभी शादी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर देखिए HCl ये क्या है, ये अपना परिवार है तो इसमें तो शादी होगा नहीं। NaOH क्या है, ये तो अपना परिवार है, इसमें भी शादी होगा नहीं। यहाँ पर देखिए इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस में तो कभी शादी होगा नहीं, क्योंकि लड़का लड़का में कभी शादी नहीं होता है। Cl- है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस में भी कभी शादी नहीं होगा, क्योंकि
की लड़की, लड़की में भी शादी नहीं होता है। शादी कैसे होता है, तो एक लड़का होना चाहिए तो एक लड़की होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैं कलर को चेंज करके आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर ये H+ क्या करता है इस OH- के साथ, यानी ये दोनों मिलकर, क्योंकि एक का प्लस रहेगा और एक का माइनस रहेगा, और यहाँ से ये Cl- और ये Na+ मिलकर क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर NaCl बना देता है। और ये H यहाँ पर देखिए एक ठो है और यहाँ पर एक H, यहाँ पर H एक ठो है, मतलब 2 ठो H हो गया, यानी कि H2O बना देता है। बात समझ में आया, मतलब ये दोनों मिलकर H2O बनाता है और ये दोनों मिलकर NaCl बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NaCl H2O है, और ये जो NaCl है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्लियर है। और देखिए सामान्यतः लवण का स्वाद नमकीन होता है। यहाँ पर हमने एक वर्ड का यूज किया है जिसको हमने लिखा है सामान्यतः। सामान्यतः मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए, मतलब हर एक लवण का यहाँ पर मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकतर जो लवण होते हैं उसका स्वाद नमकीन होता है। हर एक लवण का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर अधिकतर लवण का बात हो रहा है। आप देख लीजिए NaCl का ही बात कर लीजिए। NaCl का स्वाद तो आपको पता ही होगा, आप खाए भी होंगे, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं, या फिर आप साधारण नमक भी बोल सकते हैं इसको, साधारण नमक। तो इसका स्वाद कैसा होता है सर, तो नमकीन होता है। तो मतलब कहा जाए तो लवण का स्वाद मतलब नमकीन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ पदार्थ लिखा है और इसमें क्या अम्ल पाया जाता है इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, अगर आपको ट्रिक का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ट्रिक के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। देखिए क्या है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध, दही या फिर खट्टा दूध का बात करें तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक में आपका भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, आपके NCERT किताब में एकदम दिया हुआ है, जो दिया था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सूचक, जिसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं इंडिकेटर। सूचक मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी में आपका एक इंडिकेटर रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्पीड शो करता है। या फिर अगर आपके घर में लाइन है तो लाइन का जो बोर्ड रहता है, बोर्ड में एक लाल रंग का बत्ती रहता है जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। जब ये बत्ती जलता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे घर में लाइन है, ये जो बत्ती को देख के हम लोग बोल देते हैं कि लाइन है। तो इंडिकेटर ये क्या सूचित, मतलब ये सूचित करता है, जैसे बोर्ड में इंडिकेटर है, इसका मतलब ये क्या सूचित कर रहा है कि आपके घर में लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग क्षारक में हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिकेटर यही काम करेगा, बताएगा कि कोई विलयन है तो उस विलयन में हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है, यही चीज को बताएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल अथवा क्षारक को सूचित करता है उसे सूचक कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अम्ल जो होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीले लिटमस पत्र पर क्षारक भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, देखिए नीले रंग का पूरा था, ये एसिड है, जब हमने इसको एसिड में डाला तो देखिए यहाँ पर ये लाल हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा लाल रंग का था, जब इसको हमने बेस यानी कि क्षारक में डाला तो देखिए ये वाला हमारा नीला रंग का हो गया। बात समझ में आ रहा है। और देखिए यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं हल्दी वाला, ठीक है। देखिए अगर आप हल्दी वाला प्रैक्टिकल घर में करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप एक हल्दी कलर का यानी कि पीला कलर का आप एक कागज ले लीजिए और इसमें आप चूना का पानी घोल लीजिए और इसमें डालिए, तो देखिए यानी आपका थोड़ा मतलब भूरा टाइप का हो जाएगा, भूरा कलर का। अगर एक्चुअल में कहे तो ये लाल टाइप का, थोड़ा लाल कलर का आ जाता है, मतलब प्योरली लाल नहीं बोलेंगे तो थोड़ा लाल कलर का आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इससे पता चलता है ये भी हल्दी भी क्या है, आपका एक सूचक है, लिटमस पत्र भी आपका एक सूचक है। तो हल्दी का काम क्या होता है, कभी भी आप इसमें क्षारक को डालेंगे तो क्षारक डालने से क्या हो जाता है, मतलब भूरा कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। एक्चुअल में कहा जाए तो थोड़ा आप देखिएगा कि थोड़ा रेड टाइप का होता है। बात समझ में आया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो सूचक का काम एक्चुअल में क्या होता है कि किसी विलयन में बताएगा कि उस विलयन में हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर बात करते हैं गंधीय सूचक, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए सूचक का काम क्या होता है, वो बताएगा कि कोई विलयन में हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है। और गंधीय सूचक में क्या होगा, नाम सुनिए यहाँ पर, गंधीय, गंधीय मतलब गंध, ठीक है। और सूचक का काम क्या होता है, सूचित करना कि अम्ल है या फिर क्षारक है। तो मतलब ये गंध देकर मतलब बताएगा कि हमारा आपका क्या है, अम्ल है या फिर क्षारक है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा है कि वो ऐसे सूचक जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल एवं क्षारक को सूचित करे उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है कि अम्ल तथा क्षारक का धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं अम्ल और धातु के बीच का अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है। मतलब अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, देख लीजिए लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अर्थात धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे Zn हमने एक धातु ले लिया,
ठीक है। और देखिए धातु और अधातु के बारे में आगे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने Zn धातु ले लिया, अम्ल के रूप में हमने ले लिया H2SO4, ठीक है। जब इन दोनों के बीच हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर ZnSO4 बन रहा है जो कि एक लवण है, और H2 बन रहा है जो यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसी प्रकार से Fe+2HCl से यहाँ पर आपका बन रहा है FeCl2 और H2, यानी ये एक लवण है और ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो धातु और अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्षारक और धातु के बीच अभिक्रिया। तो धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जो धातु है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रॉस चिन्ह लगा दिया, मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ अभिक्रिया यहाँ पर होता है। जैसे कि देख लीजिए Zn और यहाँ पर NaOH, ये तो हमारे क्या एक क्षारक है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो Na2 ZnO2 प्लस H2 का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पर संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 दिया है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए 2Al प्लस 6NaOH से क्या होगा, 2AlONa3 प्लस 3H2। तो कुछ अभिक्रिया होता है, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो धातु और क्षारक के बीच अभिक्रिया नहीं होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। धातु का कार्बोनेट मतलब क्या होगा, कोई धातु रहेगा उसका कार्बोनेट यानी कि CO3 रहेगा। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट का बात करें तो बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और बाइकार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं HCO3। मतलब कोई एक धातु रहेगा, ठीक है, और एक बार कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, और एक बार हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर बाइकार्बोनेट बोलिए, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने से क्या होगा। तो देखिए दोनों केस में आप अम्ल का अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से कराइए या फिर धातु के बाइकार्बोनेट से कराइए, तो दोनों में आपको सेम टू सेम प्रोडक्ट यानी कि सेम टू सेम उत्पाद मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब आपको लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धातु का कार्बोनेट है, जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर आप धातु का बाइकार्बोनेट भी लेंगे और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब भी आपका लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। जैसे देख लीजिए धातु का कार्बोनेट जैसे कि ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, ये क्या आपका धातु का कार्बोनेट है, ये आपका धातु रहेगा और ये आपका कार्बोनेट रहेगा। अम्ल के रूप में हमने H2SO4 ले लिया, देखिए यहाँ पर एक लवण बन रहा है ZnSO4, जल बन रहा है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Na2CO3 हमने ले लिया है जो कि सोडियम कार्बोनेट। H2SO4 हमने अम्ल ले लिया है, तो यहाँ से लवण बन रहा है Na2SO4, यहाँ पर हमारे जल बन रहा है H2O और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है CO2। यहाँ पर धातु का बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो धातु में हमने Na ले लिया, बाइकार्बोनेट HCO3, अम्ल के रूप में HCl ले लिया, तो यहाँ पर देखिए लवण NaCl बन रहा है, जल हमारा H2O बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2 बन रहा है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो शुरू से हम लोग चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, बस आप जान लीजिए। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मतलब अगर हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है अगर बात करें तो ये एक उदासीन अभिक्रिया है। और चीज लिखा गया कि जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। बात समझ में आया। आगे वो लिखा गया कि जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल के रूप में जैसे हमने NaOH लिया, क्षारक के रूप में जैसे हमने HCl ले लिया, तो यहाँ पर लवण के रूप में NaCl बनेगा, जल के रूप में H2O बनेगा। और इस चीज को अभी मैंने जब लवण आपको पढ़ाया तब भी मैंने आपको इस चीज को बता दिया कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे क्या है, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि कोई एक आपका धातु रहेगा और उसका ऑक्साइड रहेगा। ऑक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, ओ को ऑक्साइड बोलते हैं। तो धातु का ऑक्साइड जिसको हम लोग धात्विक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड और अगर अम्ल के बीच अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, यहाँ पर कर, ठीक है, अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। ये रॉ है आपका, ठीक है। मतलब धात्विक ऑक्साइड क्या करेगा, जब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे देख सकते हैं धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल से क्या, लवण प्लस जल। जैसे हमने धात्विक ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर CuO ले लिया क्योंकि CO हमारा धातु है और यानी कि ऑक्साइड। अम्ल के रूप में H2SO4 ले लिया, तो देखिए यहाँ पर लवण बन रहा है CuSO4 और जल बन रहा है H2O। उसी प्रकार से हमने ZnO ले लिया, H2SO4 ले लिया, जब अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा जो कि लवण है, H2O बन रहा है जो कि हमारा जल है। तो धातु के ऑक्साइड और जब हम लोग अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। और यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं, ये जो धात्विक ऑक्साइड है ना, इस धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस चीज को अभी मैं आपको समझाता हूं, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि धात्विक ऑक्साइड को
क्षार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि जब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? लवण और जल बन रहा है। मतलब दोनों में आपका सेम टू सेम, यहाँ पर भी लवण और जल बन रहा है, यहाँ पर भी लवण और जल बन रहा है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका अम्ल है तो यहाँ पर आपका अम्ल है, तो अम्ल का काम तो अम्ल कर रहा है, लेकिन धात्विक ऑक्साइड का काम कौन कर रहा है? तो क्षारक कर रहा है। धात्विक ऑक्साइड का काम कौन कर रहा है? क्षारक कर रहा है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, जैसा कि एक क्षारक भी देता है। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि अब धात्विक ऑक्साइड का काम कौन कर रहा है? क्षारक कर रहा है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर आपका कोई एक अधातु रहेगा और उसका ऑक्साइड लेंगे कि क्षारक से अभिक्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल मिलेगा। अधात्विक ऑक्साइड के रूप में हमने यहाँ पर ले लिया CO2, जिससे O तो हमारा ऑक्साइड है, और यहाँ पर कार्बन, कार्बन हमारा क्या है? अधातु है। यहाँ पर क्षारक के रूप में हमने ले लिया CaOH2, यहाँ पर हमारा बन रहा है CaCO3 प्लस H2O। क्लियर है? और देखिए ये जो अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं, उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका कि अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। जैसे ये चीज को मैंने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और जब आपका अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तब भी आपका लवण और जल ही बनता है। मतलब इसमें भी आपका लवण बन रहा है और इसमें भी आपका जल बन रहा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्षारक है तो ये क्षारक है, क्षारक का काम क्षारक कर रहा है, और अधात्विक ऑक्साइड का काम कौन कर रहा है? तो ये अम्ल कर रहा है, इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। वही चीज लिखा गया, देख लीजिए, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, जैसा कि अम्ल भी देता है, अतः अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए, अम्ल तथा क्षारक की जल से अभिक्रिया। मतलब जब हम लोग अम्ल का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, और क्षारक का अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे तब क्या होगा, और एक्चुअल में अभिक्रिया होता है या फिर नहीं होता, इस चीज को भी आप देख लीजिए। और देखिए जब हम लोग अम्ल और जल के बीच जो अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमारा उष्मा निकलता है, जिसे हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अम्ल की जल से अभिक्रिया, अम्ल को देखिए यहाँ पर आप एक दे दीजिएगा डैश। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका कि अम्ल की जल से अभिक्रिया। अम्ल को जल में घुलाने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अम्ल और जल के बीच अभिक्रिया होता है, यहाँ पर आप एक डैश दे दीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। मतलब अम्ल और जल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? इसमें उष्मा उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है क्या कि अम्ल और जल के बीच में अभिक्रिया होता है। जैसे आप देख लीजिए HCl और H2O में जब अभिक्रिया कराएंगे, पहले जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, देखिए पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि HCl क्या देता है? आपका H+ और Cl- आयन देता है। और आपको ये भी मैंने बताया कि ये जो H+ होता है ये तो आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं है, तो ये H+ क्या करता है? H2O से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो वही आपका यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन गया है। मतलब ये दोनों मिलकर, ये जो H+ है और H2O, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, जो कि H3O+ है, और ये आपका Cl- रहा, और यहाँ पर आपका उष्मा भी बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से ये जो H2SO4 है, यहाँ से आपका H+ जो है ये H2O से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? H3O+ बना देता है, और यहाँ पर आपका SO4 है, और ये आपका उष्मा है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज लिखा कि अम्ल से निकला हुआ हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया को आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्षारक और जल के बीच की अभिक्रिया को देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी गोली को जल में मिश्रित करने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि क्षारक भी जल से अभिक्रिया करता है। जैसा देख लीजिए NaOH + H2O से क्या होगा? Na+ + OH- प्लस उष्मा, और KOH + H2O से क्या होगा? K+ + OH- प्लस उष्मा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल कभी न डालें। देखिए ये एक आपका क्या सावधानी बरतना है। देखिए कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो किसी के मतलब यहाँ पर आप जैसे कि जो जानते हैं आपके जो टीचर होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के आप जब नज़र में रहेंगे तभी आप कोई प्रैक्टिकल कीजिए, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करने मत जाइए, क्योंकि ये जो अम्ल होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। और यहाँ पर आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी भी जल आपको नहीं डालना है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं H2SO4, ये तो पहला बात जान लीजिए। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। एक हमारा होता है तनु अम्ल, एक हमारा होता है सांद्र अम्ल। ठीक है, तो देखिए तनु अम्ल किसको बोलते हैं? जिस
विलयन में अम्ल की मात्रा कम एवं जल की मात्रा अधिक होती है। देखिए अम्ल का मात्रा आपका कम होगा और जल का मात्रा आपका क्या होगा, अगर अधिक होता है तो उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर बात करें तो इसमें 90% जल होता है और 10% अम्ल होता है। और सांद्र अम्ल का बात करें तो इसमें देखिए क्या होगा, अम्ल आपका ज़्यादा रहेगा और जल आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, 98% आपका अम्ल होता है और 2% आपका जल होता है। तो आप तनु अम्ल सांद्र अम्ल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच स्केल देख लीजिए। तो महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक के सामर्थ्य यानी कि शक्ति को व्यक्त करती है। बात समझ में आया। पीएच स्केल क्या है, एक प्रकार का स्केल है और ये क्या करता है, किसी विलयन में आपको बताएगा कि इसमें कितना प्रतिशत आपका अम्ल है, कितना प्रतिशत आपका क्षारक है, मतलब अम्ल और क्षारक का जो शक्ति है, सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, इस चीज को ये बताता है पीएच स्केल। और पीएच स्केल को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका पीएच स्केल हुआ और ये 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, तो 14 यानी कि 14 तक चलता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपका पीएच मान 7 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे उदासीन विलयन, 7 से अगर कम रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय विलयन, ठीक है। और अगर 7 से आपका ज्यादा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय विलयन। क्लियर है, बात समझ में आया। तो क्षारक का जो पीएच मान होता है 8 से 14 होता है, अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 6 होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और आप एक चीज यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्लीयता बढ़ती है। तो इस प्रकार से अगर आप इधर जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा, मान के चलिए आपके पास 2 विलयन है, एक विलयन ए है और एक आपका विलयन बी है, ठीक है। विलयन ए का पीएच मान के चलिए क्या है, 6 है और विलयन बी का पीएच मान के चलिए 3 है। तो कौन वाला आपका ज्यादा अम्लीय होगा, कौन आपका ज्यादा अम्लीय होगा, विलयन ए ज्यादा अम्लीय होगा या फिर विलयन बी ज्यादा अम्लीय होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए आपका जो अम्लीयता है जब इधर से आप इधर आएंगे तो आपका बढ़ेगा, मतलब 6 का पीएच मतलब 6 का ये जो अम्लीयता होगा ये कम होगा। जैसे पीएच मान 6 है ना तो इसका अम्लीयता कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे क्या होगा, अम्लीयता भी तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो पीएच मान 6 है इसका क्या होगा, अम्लीयता इसका कम होगा और इसका जो अम्लीयता क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये आपका क्या होगा, ये जो होगा ये आपका परबल अम्ल होगा। क्या होगा, ये आपका परबल अम्ल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलेंगे। और ये आपका क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे जैसे जैसे हम लोग कम होंगे, पीएच मान जैसे जैसे कम होगा, 6 से जैसे जैसे कम होगा तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इधर का बात करें तो जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मान के चलिए आपके पास 2 विलयन है, एक विलयन ए है, एक विलयन बी है, एक का पीएच मान 10 है और एक का पीएच मान के चलिए 13 है, तो किसका मतलब कौन ज्यादा क्षारीय होगा, कौन ज्यादा क्षारीय होगा। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे 8 से जैसे जैसे पीएच मान आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्षारीयता भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पीएच मान 10 है, एक पीएच मान 13 है, तो 13 जिसका होगा ये ज्यादा क्षारीयता होगा और ये 10 वाला क्या होगा, थोड़ा कम क्षारीयता होगा। अगर एक्चुअल में कहा जाए इन दोनों में तो ये आपका परबल क्षारक होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा, दुर्बल क्षारक। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे ना, जैसे जैसे पीएच मान 8 से बढ़ेगा तो क्षारीयता भी बढ़ेगा और जैसे जैसे पीएच मान 6 से घटेगा तो आपका अम्लीयता बढ़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देख लीजिए आगे क्या है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय है, अथवा हम लोग बोल सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 0 से 6 होता है वह विलयन आपका अम्लीय होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है, अथवा जिस विलयन का पीएच मान 8 से 14 होता है वह विलयन क्षारीय होता है। क्लियर है। पीएच स्केल की पारस कितनी होती है आप देख लीजिए, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है और ये कितना दूर तक है, 14 तक, तो लिखेंगे 0 से 14। और जो शुद्ध जल होता है जिसे हम लोग आश्रित जल भी कहते हैं, आश्रित जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। मतलब जो ये शुद्ध जल होता है ना ये हमारा उदासीन है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, देखिए पीएच मान जो होता है ये जो H+ आयन का जो सांद्रता होता है, सांद्रता को कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो H+ आयन का ये सांद्रता है और जब हम लोग इसको माइनस लॉग देकर लिख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी विलयन के पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पीएच मान बोलते हैं। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो माइनस है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/H+ आयन का सांद्रता। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जठर रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जैसे मैंने आपको बताया 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान लगभग 14 होता है।
बात समझ में आया? ये आपके बुक में दिया हुआ है, वही चीज़ को मैंने स्कैन करके यहाँ पर लगा दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर मैंने और कुछ विलयन लिया है, जैसे कि यहाँ पर पीएच मान दिया गया है, जैसे कि अम्ल पित्त का पीएच मान होता है 1.0, नींबू का रस का होता है 2.5, सिरका का होता है 3.0, टमाटर का रस का होता है 4.1, अम्ल वर्ष का होता है 5.6, पेशाब का होता है 6.0, दूध का होता है 6.5, शुद्ध जल का होता है आपका 7.0, खून का होता है आपका 7.4, ये आपका चूना जल है, चना जल नहीं है, ठीक है। चूना जल का होता है 11.0। क्लियर बात समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ पीएच मान है जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया प्रबल मतलब आपका होता है स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब होता है वीक, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, जैसे ये पीएच स्केल हो गया आपका, तो यहाँ पर देखिए 6 से जैसे हम लोग कम, 6 से जितना पीएच मान कम होगा उसका अम्लीयता उतना ज़्यादा होगा, 8 से पीएच मान जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता उतना ज़्यादा होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, प्रबल अम्ल क्या होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान जितना कम होता है वह उतना अधिक प्रबल होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जितना अधिक होता है वह उतना दुर्बल होता है। क्षारक में देख लीजिए, क्षारीय विलयन की पीएच मान जितनी अधिक होती है वह उतना अधिक क्या होता है, प्रबल क्षारक होता है। और पीएच मान मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अधिक क्या होगा, दुर्बल होगा। तो इस चीज़ को तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन एवं क्षारक बनता है। देखिए नाम है आपका क्लोर और क्षार, तो क्लोर से आपका क्लोरीन और क्षार से आपका क्षारक, मतलब यहाँ पर आपका क्लोरीन और क्षारक बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने लिया है 2NaCl प्लस 2H2O से 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लियर बात समझ में आया? तो इसकी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सब हमारा स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैसे कि खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खाने का सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, या फिर दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए दोनों में अंतर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये जो दो चीज़ है ना, ये दोनों में अंतर है। और क्या अंतर पाया जाता है मैं आपको आज की इस वीडियो में ही बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और देखिए दोनों एक्चुअल में कुछ हद तक मतलब सेम टू सेम दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी पाया जाता है, इस चीज़ को अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो खाने का सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, Na मतलब सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट। और HCO3 को हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्चुअल में बाइ को आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का प्रयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। मतलब ये आपका NaCl रहा, ठीक है, और ये जो हम लोग H2O, CO2, NH3 जो ये ले रहे हैं, ये हम लोग कच्चे पदार्थ के रूप में ले रहे हैं। और जब हम लोग इसका अभिक्रिया NaCl के साथ कराते हैं तो NH4Cl, ठीक है, और NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये रहा आपका खाने का सोडा का बनाने का विधि, रासायनिक नाम और इसका सूत्र। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका उपयोग, खाना को जल्दी पकाने में इसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए ये जो बेकिंग पाउडर है इसको आप नीचे लाइन में लिखिएगा, और खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए, तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखना है, ये चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका एक उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है, पावरोटी को फुलाने में इसका उपयोग होता है, एसिडिटी के उपचार में इसका उपयोग होता है, सोडा अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो खाने का सोडा लिया जाता है और उसमें टार्टिक अम्ल का मिश्रण जब कर दिया जाता है तो यहाँ से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि खाने का सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि ये जो बेकिंग सोडा है, अगर आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हमारे बेकिंग सोडा है NaCO3, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से जल बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये जो CO2 आपका बन रहा है, इसी CO2 के चलते क्या होता है, जैसे पावरोटी वगैरह जो होता है, केक वगैरह जो रहता है वो फूलता है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण, जब दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। यानी खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल दोनों को मिलाकर बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और अगर दोनों में अगर अंतर को देखें तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो बेकिंग सोडा हल्का क्या होता है, दरदरा होता है, जबकि बेकिंग पाउडर छूने में बहुत चिकना यानी कि मुलायम सा लगता है। अगर आप बेकिंग पाउडर को छुएंगे ना तो ये आपका बहुत ही चिकना मतलब मुलायम टाइप का लगेगा, और बेकिंग सोडा क्या होता है, हल्का दरदरा टाइप का होता है। बेकिंग सोडा खट्टी चीजें जैसे दही, छाछ, नींबू के रस आदि के संपर्क में आने पर ही काम करता है। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ना, जब ये खट्टे चीज के मतलब संपर्क में आएगा तभी ये काम करेगा। और देखिए बेकिंग पाउडर में मैंने आपको क्या बताया, जो बेकिंग पाउडर है इसमें तो आपका पहले से ही आपका अम्ल दिया हुआ है, तो इसको तो अम्ल के संपर्क में आने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर कब काम करेगा, जब ये नमी के संपर्क में आएगा, यानी जब ये पानी के संपर्क में आएगा ना, पानी के संपर्क में जब आएगा तभी काम करेगा। और अगर ये पानी के संपर्क में नहीं आता तो ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है इसमें तो आपका अम्ल नहीं होता है, इसलिए ये तभी काम करता है जब ये अम्ल के संपर्क में आता है। और ये जो बेकिंग पाउडर है इसमें तो आपका टार्ट्रिक अम्ल है कि नहीं है, तो अम्ल है इसमें, तो ये अम्ल रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पानी होना चाहिए। मतलब जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है। और जब बेकिंग पाउडर को हम लोग गर्म करते हैं या फिर जल में मिलाते हैं तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ से हमारा NaHCO3 और H+ ये क्या है, टार्ट्रिक अम्ल से प्राप्त हमारा जो H+ आयन है, तो यहाँ से क्या बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है और सोडियम टार्ट्रेट बनता है, जो कि टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण है। खैर इससे मतलब नहीं है, यहाँ से ये जो CO2 बनता है ना, इसी CO2 के चलते हमारे क्या होता है, केक या फिर जो पावरोटी होता है वो फूलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब अगला जो हमारा है व्यंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसका जो सूत्र होता है दो ठो होता है, एक होता है CaOCl2 और एक इसको इस प्रकार से लिखा जाता है CaOCl और यहाँ पर Cl, मतलब यहाँ पर Ca, यहाँ पर ब्रैकेट में OCl और यहाँ पर आपका Cl। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसका रासायनिक नाम, तो Ca यानी कि कैल्शियम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो Cl है इसके लिए क्लोरो, और OCl को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्लियर है, बात समझ में आया? बनाने की विधि देखिए कैसे बनाया जाता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब उसमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे आप देख लीजिए CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें हम लोग क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं देखिए यहाँ पर CaOCl2 बनता है और H2O बनता है, और यही तो CaOCl2 हमारा क्या है, व्यंजक चूर्ण है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब इसके हम लोग उपयोग को देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइलन के व्यंजक में, कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में, कीटाणुनाशक के रूप में आप देखिएगा बरसात के दिन में कुआं में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है तो कीटाणु को मारने के लिए, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज आपको पता होगा, किसी को बेहोश करने के लिए, मान के चलिए आपको किसी का किडनैप करना है तो बस आप क्या कीजिए, क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा दीजिए, वो बेहोश हो जाएगा। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म दे देते हैं तो शायद वो मर भी सकता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। ठीक है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, जिसे हम लोग व्यंजक चूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है, धोने का सोडा, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये Na का सोडियम, CO3 का कार्बोनेट, और 10 को हम लोग बोलते हैं डेका, और यहाँ पर H2O को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराने पर धोने का सोडा बनता है। और जब हम लोग Na2CO3 ले लेते हैं, मतलब बेकिंग सोडा को जो गर्म किए तो हमको यहाँ पर Na2CO3 मिला, और जब इसको हम लोग क्या कराते हैं, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं, यानी कि हम लोग जब 10H2O ले लेते हैं, यहाँ पर इसका अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 10H2O का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो आप 10 देख पा रहे हैं, हम लोग क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके उपयोग को देख लीजिए। तो कपड़ा एवं घरों के सफाई के लिए इसका उपयोग कागज, कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलिएगा धोने का सोडा। और अगर आप यहाँ पर सूत्र लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं Na2CO3 10H2O। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।
आगे देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। देखिए, लवण की एक सूत्र इकाई में निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है। तो यहाँ पर ये जो 10 है ये आपका क्या है, क्रिस्टलन का जल है। तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो यहाँ पर ये जो 5 देख पा रहे हैं ये आपका क्रिस्टलन का जल है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और 2 टॉपिक है यहाँ पर, जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिप्सम क्या है। तो CaSO4 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2 को क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, H2O को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और क्वेश्चन आ गए कि जब इसको 373 के बोलिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बस सिंपल सा बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 ½ H2O होता है, 1/2 H2O होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, CaSO4 यहाँ पर 2 लिख देंगे .H2O, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसका नाम हो गया देखिए CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ये जो 1/2 इसको हम लोग बोलेंगे अर्ध, और ये जो H2O है इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट, ठीक है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी बोलेंगे आप, 373 के ताप बोलिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब देख लीजिए CaSO4 2H2O ये हमारे क्या है, जिप्सम है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग देखिए 373 के ताप पर इसको क्या करेंगे, जब हम लोग गर्म करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर CaSO4 ½ H2O प्लस 1.1/2 H2O का निर्माण होता है। और 1.1/2 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3, तो 3/2 H2O भी लिखा जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर 1.1/2 लिखा हुआ है तो कहीं पर 3/2 लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ठीक है। तो इस चीज को आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा, 373 के, और यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दीजिएगा। ये त्रिभुज को हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गर्म करने पर। क्लियर बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा बाकी है, बस यही हमारा लास्ट है। इसका उपयोग देख लीजिए क्या है, तो खिलौना बनाने में इसका उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में, यानी कि देखिएगा आप, जिसका हाथ टूट जाता है उसका जो हाथ प्लास्टर करता है, किससे करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। देखिए एक्चुअली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो पाउडर टाइप का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पाउडर टाइप का होता है। लेकिन आप देखे होंगे जिसका हड्डी टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो उसको जो पॉलिस्टर करता है, देखिए उस पूरा एकदम कितना कठोर सीमेंट टाइप का हो जाता है। एक्चुअल में कठोर कैसे होता है, देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअल में पाउडर टाइप का होता है, तो जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कठोर जिप्सम का निर्माण कर देता है, कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, इसलिए वो ऐसा होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। अर्थात ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल से क्या बनेगा, आपका जिप्सम बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, तब भी आपको यही वाला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण का जो भी मतलब कंसेप्ट था, मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट बता दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।